हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एसएलई का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। एसएलई सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। पार्ट 1 में हमने बताया था कि एसएलई क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। एंड हमने बताया था कि एसएलई एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के ही एंटीजन, हमारी बॉडी की सेल्स, हमारी बॉडी के टिश्यू पे ही अटैक कर देता है। तो सिंपल भाषा में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स पे क्या करता है, अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो वही क्या है, एसएलई है। एसएलई क्या है, एक सिस्टमिक नेचर की ऑटो इम्यून डिसीज है। सिस्टमिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑर्गन्स, यानी ये एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स क्या होंगे, हमारी बॉडी के अफेक्ट होंगे। कैसे अफेक्ट होंगे? इन ऑर्गन के खिलाफ हमारी बॉडी में क्या बनने लगेगी, ऑटो एंटीबॉडी बनने लगेगी। आपको पता है कि जो भी ऑर्गन होगा वो टिश्यू से मिलकर बना होगा और टिश्यू सेल से मिलकर बनी होगी। एसएलई में जो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती हैं वो बेसिकली किसी भी सेल के जो न्यूक्लियर कंपोनेंट होते हैं उनके खिलाफ बनती है, जिनको हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं। साथ ही साथ जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था उसमें मैंने आपको इस एसएलई की इटियोलॉजी पढ़ाई थी कि इस एसएलई होने का कॉज क्या है, इसकी ओरिजिन कहां से होती है और ये डिसीज कैसे डेवलप होती है हमारी बॉडी में, कैसे हमारी टिश्यू को डैमेज करती है, वो सब बताया था मैंने। ठीक है, आज जो थर्ड लेक्चर है इसमें बेसिकली हम समझने जा रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एसएलई या क्राइटेरियाज ऑफ एसएलई, यानी क्या क्राइटेरिया है, कैसे एक पेशेंट को हम जब हमारे पास आएगा तो उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इस पर्सन को एसएलई है कि नहीं। तो बेसिकली हम क्लिनिकल फीचर्स पे और डायग्नोसिस पे ध्यान देने वाले हैं। तो टोटल 11 क्राइटेरिया होते हैं एसएलई होने के, जिसमें से अगर 4 से ज्यादा क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो आप अपनी डायग्नोसिस कंफर्मेटरी बोल सकते हैं। यानी वी आउट ऑफ दीज 11 अगर ग्रेटर देन 4 सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू बी एसएलई। अब ये जो 11 क्राइटेरिया है इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है एमडी सोप ब्रेन। रिपीट अगेन, एमडी सोप ब्रेन। यहां एम फॉर मतलब होता है मेलार रेसिस। जो पेशेंट होगा उसके इस रीजन पे, ऑन दिस रीजन, चीक्स एंड नोज वाला रीजन, ये वाला रीजन, इतने रीजन पे आपको देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी इस रीजन पे, इस रीजन पे। लेकिन ये वाला जो रीजन है इस रीजन पे आपको ये रेडनेस नहीं देखने को मिलेगी। नेजोलेबियल फोल्ड्स पे आपको रेडनेस देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ चीक्स वाले रीजन पे और नोज वाले रीजन पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। बटरफ्लाई शेप्ड रेस ऑन फेसेस, ठीक है, स्पेयर नेजोलेबियल फोल्ड, नेजोलेबियल फोल्ड पे नहीं पाया जाएगा। चीक्स पे और नोज पे बटरफ्लाई शेप की रेसेस देखने को मिलेंगे, रेड रेड रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एम फॉर यहां पे क्या हुआ, मेलार रेस। ठीक है, अब आते हैं डी पे। डी का क्या मतलब होता है यहां पे, डिस्कॉइड रेसेस। जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी पे दिस राउंड राउंड डिस्क शेप्ड रेसेस प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्किन। टाइम भी हो सकता है फेस, आर्म, शोल्डर। तो डिस्कॉइड रेसेस क्या है, राउंड रेसेस होते हैं ऑन द स्किन, और जब ये प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको डीएलई भी बोलते हैं, दैट इज डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो ट्रिक थी एमडी सोप ब्रेन। तो एमडी हमने कवर कर लिया, अब आते हैं हम सोप पे, SOAP सोप। तो हमारी ट्रिक क्या थी, एमडी सोप ब्रेन। एमडी मतलब मेलार रेसिस और डिस्कॉइड रेसिस। अब सोप में एस का क्या मतलब होता है, सिरोसाइटिस। सिरोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। हमारी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने वाली एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं, सिरोसा। तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सिरोसा। इस सिरोसा वाली जो मेम्ब्रेन है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको इस कंडीशन को बोलते हैं सिरोसाइटिस। जब सिरोसा में इन्फ्लेमेशन होगा तो सिरोसाइटिस। ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारे लंग्स पे भी होती है, हार्ट वगैरह पे भी होती है। सिरोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, एम हो गया, डी हो गया, एस हो गया। ओ मींस ओरल अल्सर। ओरल अल्सर, एप्थस हो जाएंगी, मुंह में छाले होते हैं ना, दिस यहां पे आपको जिस भी कलर का दिख रहा हो, बट आपने मुंह में देखा होगा इस तरीके के व्हाइट छाले पड़ जाते हैं, मुंह के छाले। बट खास बात क्या होगी, यहां एसएलई में जो एप्थस बनेंगे वो कैसे होंगे, पेनलेस होंगे, उनमें कोई पेन नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है, ओ क्लियर हो गया। चलिए अब बात आते हैं सोप में। ए मींस अर्थराइटिस। पर्सन को नॉन एरोजिव टाइप की अर्थराइटिस होगी। अभी नॉन एरोजिव टाइप की अर्थराइटिस क्या होती है, यूजुअली आपने देखा है कि अर्थराइटिस में क्या होता है, ये मान लो ऊपर वाली बोन है, ये नीचे वाली बोन है ना, और यहां पे इनके
सरफेस पे क्या होते हैं, ये कार्टिलेज होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, है ना। और ये फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इनके पास यहाँ क्या होती है, ये साइड से जारी होती है एक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली किसी भी जॉइंट का, साइनोवियल जॉइंट का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन है, इस जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कैसा है, नॉन एरोसिव टाइप का है, कोई भी डैमेज कॉज नहीं कर रहा है। किसको, इस बोन स्ट्रक्चर को, इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को, इस बोन को, आर्टिकुलर कार्टिलेज को क्या हो रहा है, कोई डैमेज नहीं हो रहा है, नॉन एरोसिव टाइप का क्या है, अर्थराइटिस, ठीक है। यहां पी का मतलब होता है फोटोसेंसिटिविटी। फोटोसेंसिटिविटी मतलब वो पर्सन सनलाइट के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे ही वो सनलाइट के एक्सपोजर में जाता है उसको स्किन पे रेसेस देखने को मिलते हैं। तो एम फॉर मेलार रेसिस, डी फॉर डिस्कॉर्ड रेसिस, एस फॉर सिरोसाइटिस, ओ फॉर ओरल अल्सर, ए फॉर अर्थराइटिस, पी फॉर फोटोसेंसिटिविटी। अब आते हैं हम ब्रेन, कि ब्रेन का क्या मतलब था। तो बी डिनोट फॉर ब्लड, और ब्लड में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेनसाइटोपिनिया, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो भी काउंट होते हैं सारे डिक्रीज मिलेंगी। हीमोग्लोबिन भी कम मिलेगा, डब्ल्यूबीसी भी कम मिलेगी, प्लेटलेट्स भी कम मिलेंगी, कम मिलेंगी। साथ ही ब्लड में एक स्पेशल टाइप की सेल्स मिलेंगी जिनको बोलेंगे एली सेल्स, दैट इज ल्यूपस एरिथेमेटोसस सेल्स। क्या होती हैं, थोड़ी देर में इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रेन में फिर आता है आर। आर का मतलब रिनाल यानी किडनी। किडनी में क्या देखने को मिलेगा, किडनी में ल्यूपस नेफ्राइटिस देखने को मिलेगी। ल्यूपस नेफ्राइटिस देखने को मिलेगी तो उसमें हेमेटोरिया, ब्लड मिलेगा, रेड सेल कास्ट मिलेगी, आरबीसी मिलेंगी ब्लड में, प्रोटीनूरिया, प्रोटीन्स मिलेंगी, प्रोटीन अमाउंट जो है वो यूरिन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, प्रोटीन की बॉडीज देखने को मिलेंगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा हो जाएगा और यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीनूरिया मतलब एल्ब्यूमिन वगैरह आपकी यूरिन में आने लगेंगी, ठीक है। तो ब्रेन बी फॉर ब्लड हो गया, आर फॉर रिनाल हो गया, ए मतलब होता है एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। और ये मैंने आपको बताया था एसएलई में, अगर किसी को एसएलई है तो उसको पता करने का जो मोस्ट स्पेसिफिक तरीका है, जो उसके लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो है एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। अगर एंटी न्यूक्लियर बॉडी प्रेजेंट है तो इट इज स्पेसिफाई एसएलई। तो पर्सन के अंदर, पर्सन के सीरम में आपको क्या देखने को मिलेंगी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है आई। आई मतलब ये है कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी तो देखने को मिलेंगी, इसके अलावा और भी अदर इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडी भी देखने को मिलेंगी। जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस के खिलाफ भी बने, साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट के खिलाफ भी तो बनती हैं। सेल के सरफेस में जो एंटीजन बनते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनके खिलाफ भी बनती हैं। बनती तो कई के खिलाफ है, लेकिन ये वाली जो है ये स्पेसिफिक है एसएलई के लिए। बन इनके खिलाफ भी सकती हैं, इनके खिलाफ भी आपको मिल सकती है। जब आप उस पेशेंट का सीरम चेक करेंगे तो वहां आपको इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडी भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, आई हो गया। अब आएगा एन। एन का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में क्या होगा, साइकोसिस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। पेशेंट एक, साइकोसिस क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान रियलिटी से लॉस हो जाता है, मतलब एक अलग ही हेलुसिनेशन में रहता है, डिल्यूजन में रहता है, एक अति अलग ही भ्रम में रहता है। वो रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, कनेक्शन ही लॉस हो जाता है उसका, वो अपने ही हेलुसिनेशन, अपने ही डिल्यूजन में रहता है। तो दीज वर द सिम्टम्स ऑफ एसएलई। 11 क्राइटेरिया 11 थे, उसमें से अगर 4 से ज्यादा प्रेजेंट है तो वी प्रोबेबली वी कंक्लूड दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एसएलई। हमने एंटीबॉडी के बारे में बात करी, तो बेसिकली हमने दो तरह की एंटीबॉडी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और एक इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडी। मैंने आपको बताया था एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है फॉर एसएलई, ठीक है। एंड अब मैं अगर बात करूं कि एसएलई में ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, यानी अगर हम टेस्ट करें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करें या डायग्नोसिस करें, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करें, तो ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देगी अपने डायग्नोसिस का, अपने टेस्ट जो भी कंडक्ट करेंगे हम। तो जो सबसे सेंसिटिव एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होती है। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस की हेल्प से। अब ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी कई तरह की होती है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के खिलाफ बन सकती हैं, या फिर एक स्मिथ एंटीजन होता है उसके खिलाफ बन सकती हैं। स्मिथ एंटीजन क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन स्टोन प्रोटीन जो कि आरएनए से बाउंड रहती हैं उन पे पाया जाता है। ये भी क्या है, एक तरह का एंटी न्यूक्लियर एंटीजन ही है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि एसएलई में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी है, तो इस स्मिथ एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है
वही सबसे ज्यादा क्या है, स्पेसिफिक है इन द SLE। एक ऐसी एंटीबॉडी जो दोनों है, सेंसिटिव भी है और स्पेसिफिक भी है, तो दैट इज एंटी डबल स्ट्रैंड DNA एंटीबॉडी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बीमारी का डिस्कस किया था, साइकोसिस, न्यूरोलॉजिकल दिक्कत थी जिसमें पर्सन रियलिटी से बहुत दूर रहता है, अपने अलग ही भ्रम में रहता है। अगर पर्सन को साइकोसिस है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी डेवलप कर रही होंगी, तो उसके अंदर एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी डेवलप कर रही होगी। अगर SLE किसी छोटे बच्चे में हो जाता है जिसको बोलते हैं नियोनेटल ल्यूपस, तो उस बच्चे के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी उसके सीरम में, दैट विल बी एंटी RO एंटीबॉडी। ये सब क्या है, न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडी है। बात समझ में आई? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर हम टेस्ट कंडक्ट करें SLE को आइडेंटिफाई करने के लिए कि SLE है कि नहीं पेशेंट को, तो हम एंटीबॉडी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, दैट इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे। अब जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, जब हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का इम्यूनो एसे करेंगे तो हमें क्या क्या पैटर्न देखने को मिलेंगे जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो उन पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको एक तो होमोजेनस पैटर्न देखने को मिल सकता है। होमोजेनस पैटर्न में क्या होता है कि पूरे के पूरा न्यूक्लियस आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। अंडर द माइक्रोस्कोप आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप जो है वो आपको कैसा पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है वो आपको कैसा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। पूरे न्यूक्लियस कैसे दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरा जो न्यूक्लियर कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं सबके खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। डबल स्ट्रैंडेड DNA हो, हिस्टोन प्रोटीन हो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो, सबके खिलाफ क्या बन गई है, ऑटो एंटीबॉडी बन गई है। इसलिए पूरा न्यूक्लियस आपको कैसा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। दूसरा पैटर्न होता है पेरिफेरल और रिम पैटर्न, जहां आपको सिर्फ मार्जिन पे, बाउंड्रीज पे आपको डार्क ग्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA के खिलाफ बनी हो, पूरे न्यूक्लियस के खिलाफ नहीं बनी, न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट के खिलाफ नहीं बनी है, सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA के खिलाफ बनी है। तो यहां आपको पेरिफेरी जो है, ये आप देख रहे हैं, इस वाली को अगर आप देखें तो पेरिफेरी जो होती है वो ज्यादा ग्रीन होती है। ठीक है, दैट वाज द पेरिफेरल पैटर्न। नेक्स्ट न्यूक्लियर पैटर्न। न्यूक्लियर पैटर्न में क्या होगा कि पूरा न्यूक्लियस ग्रीन नहीं होगा, न्यूक्लियस का पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा, न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा। ये तब होता है जब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उस न्यूक्लियोलस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए। यानी कि न्यूक्लियोलस किससे मिलकर बना होता है, RNA और प्रोटीन से, तो RNA के खिलाफ क्या बन जाए, ऑटो एंटीबॉडी बन जाए, तब आपको ये न्यूक्लियोलर पैटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज स्पेकल्ड पैटर्न। स्पेकल्ड पैटर्न में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है जो यूजुअली हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। तो इट इज मोस्ट कॉमन और लीस्ट स्पेसिफिक इन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में ये वाला पैटर्न जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन होता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ऑटो इम्यून डिसीज तो है, लेकिन कौन सी वाली है। ऑटो इम्यून डिसीज तो बहुत सारी तरह की होती है ना, SLE भी होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस भी होती है। तो हमें ज्यादातर में ये रिजल्ट देखने को मिलता है, स्पेकल्ड पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कॉमन है लेकिन लीस्ट स्पेसिफिक है इन द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या देखने को मिलता है, एक डॉटेड अपीयरेंस देखने को मिलती है आपको न्यूक्लियस में, इस तरह की डॉटेड अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट स्मिथ एंटीजन। अगर SLE है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो कई तरह के होते हैं ना, अगर SLE है तो ये जो स्पेकल्ड पैटर्न जो दिख रहा है ये तब बन रहा है जब एंटीबॉडी स्मिथ एंटीजन के खिलाफ बन रही है। और अगर पर्सन को जॉगरन सिंड्रोम है तो ये पैटर्न आपको तब देखने को मिलता है जब एंटीबॉडी RO एंड LA एंटीजन के खिलाफ बनती है। इसका नेक्स्ट सेंट्रोमियर पैटर्न। सेंट्रोमियर पैटर्न का क्या मतलब है कि एंटीबॉडी जो बन रही है वो आपका जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है, इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बन रही है। तो सिर्फ ये वाला जो होगा वो ग्रीन ग्रीन दिखेगा। इसलिए आपको यहां पे इस डायग्राम में सेंट्रोमियर वाले जो पोर्शंस हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। इसमें एंटीबॉडी सेंट्रोमियर के खिलाफ बनती है और ये हमें कहां देखने को मिलता है, क्रेस्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। अब जब हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, जब हम ब्लड की बात कर रहे थे, तो ब्लड वाले केस में मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल तरह की सेल बनती है SLE में, दैट इज ल्यूपस एरिथेमेटोसस सेल, और जो ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये सेल क्या होती है इनके बारे में समझिएगा। तो ल्यूपस एरिथेमेटोसस सेल्स, जिनको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं LE सेल्स, बेसिकली क्या होता है जब पर्सन को SLE हो जाती है तो उसकी बॉडी में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनने लगती है, और ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होती है ये हमारी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करती है। और जब हमारी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करती है तो हमारी लिम्फोसाइट क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है,
तो जब ये डैमेज हो जाती है तो इनका न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है हमारी लिम्फोसाइट्स का वो बाहर आ जाता है। जब इनका न्यूक्लियर कंटेंट बाहर आ जाता है तो इस न्यूक्लियर कंटेंट को तब हम बोलते हैं हीमोटॉक्सिलिन बॉडी। क्या बोलते हैं? हीमोटॉक्सिलिन बॉडी। अब इस जेनेटिक मटेरियल को, ये क्या है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल, यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसमें डीएनए वगैरह होंगे, हमारी बॉडी इनको फ्री नहीं रखना चाहती कि ये ऐसे एक्सपोज्ड होता रहे हमारी बॉडी में। तो तुरंत इसके पास क्या आती हैं, हमारी बॉडी की न्यूट्रोफिल्स आती हैं और मोनोसाइट्स आती हैं, और इस हीमोटॉक्सिलिन बॉडी को, जो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट है किसका, इन लिम्फोसाइट्स का, इनको एंगल्फ कर लेती हैं। बात समझ आई? आई रिपीट अगेन, एक पर्सन को एसएलई थी तो उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडी बनी अगेंस्ट न्यूक्लियर एंटीजन। इन ऑटो एंटीबॉडीज ने लिम्फोसाइट्स पर अटैक किया, लिम्फोसाइट्स इससे डैमेज हो गई। जब वो डैमेज हो गई तो उनका न्यूक्लियर कंटेंट बाहर आ गया। इन लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? हीमोटॉक्सिलिन बॉडी बोलते हैं। इन हीमोटॉक्सिलिन बॉडी को न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आके क्या कर लेती हैं? एंगल्फ कर लेती हैं। और जब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जब इस हीमोटॉक्सिलिन बॉडी को एंगल्फ कर लेती हैं, तभी इन सेल्स को क्या बोला जाता है? एली सेल्स बोला जाता है। तो एली सेल्स बेसिकली क्या है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं जो क्या कर लेती हैं? डैमेज्ड न्यूक्लियर मटेरियल को क्या कर लेती हैं? एंगल्फ कर लेती हैं। और जो डैमेज्ड न्यूक्लियर मटेरियल को क्या बोलते हैं? हीमोटॉक्सिलिन बॉडी बोलते हैं, जो बेसिकली ब्लू कलर की बॉडी होती है। तो ये बेसिकली एक न्यूट्रोफिल है जिसने क्या किया है? अपने अंदर हीमोटॉक्सिलिन बॉडी एब्जॉर्ब कर रखी है, इंगल्फ कर रखी है। तो आप कहेंगे सर न्यूट्रोफिल्स तो ऐसी होती है, इसके सेंटर में इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब हीमोटॉक्सिलिन बॉडी इसके अंदर एंटर हुई तो इसका जो ये न्यूक्लियस था, ये कहां हो गया? ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं साइड में, ये कहां होगा? साइड में जाके डिपॉजिट हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ल्यूपस एरिथेमेटोसस सेल्स। अब हम बात करेंगे कि एसएलई में मैंने आपको बताया था इट इज मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर। इसमें अदर ऑर्गन्स भी क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम लंग्स की बात करें तो पेशेंट के जो लंग्स होते हैं उसमें श्रिंकिंग देखने को मिलती है। अगर पेशेंट की जो स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन में जो उसकी आर्टेरियोल्स होती हैं, स्प्लीन की आर्टेरियोल्स के अराउंड एक ऑनियन लाइक स्किनिंग पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में पर्सन को लिबमैन शॉक एंडोकार्टाइटिस हो जाता है, दैट इज एलएससी। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन की हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, उन वॉल्व्स पे क्या होता है? फाइब्रिन का, इम्यून कॉम्प्लेक्स का, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से वॉल्व्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? अफेक्ट होता है। बात समझ आई? अब हम बात करेंगे ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, दैट इज दिल, DIL, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। इसमें क्या होता है? कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका ओवर यूज या जिनके मिसमैनेजमेंट की वजह से पर्सन को एसएलई जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। अगर इन ड्रग्स के नाम की बात करी जाए तो इनको बोलते हैं सिप ड्रग्स। सिप मतलब ये एक निमोनिक है। एस का मतलब होता है यहाँ पे सल्फोनामाइड ड्रग्स, एच का मतलब होता है हाइड्रोलाजीन ड्रग्स, आई का मतलब होता है आइसोनियाजिड ड्रग्स, पी का मतलब होता है प्रोकेनामाइड ड्रग्स, एंड डी फॉर डेप्सोन। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो होती हैं इनको सिप ड्रग्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस करती हैं। अंतर क्या है एसएलई में और ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में? एसएलई में जो एंटीबॉडी बनती है वो न्यूक्लियर कंपोनेंट के खिलाफ बनती है, दैट इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी एंड एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी। एसएलई में मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट होते हैं और इसमें सीएनएस यानी आपका ब्रेन और किडनी भी अफेक्ट होते हैं। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है? स्टेरॉइड्स होते हैं। लेकिन अगर हम ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस की बात करें तो इसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो हिस्टोन प्रोटीन के खिलाफ बनती है। इसमें मल्टीपल ऑर्गन तो अफेक्ट होते हैं लेकिन ब्रेन और किडनी अफेक्ट नहीं होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आप जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं इनको क्या कर दीजिए? विड्रॉल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एसएलई। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।